हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद थनो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा स्टील जेट 2023 के जो एग्ज़ाम होने वाला है 95 को एग्ज़ाम होने वाला है। सो उसके रिगार्डिंग हम लोग सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। एंड जो हमारा सब्जेक्ट है वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल, जिसको हम लोग सोम भी बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको सोम बोला जाता है, SOM। सोम सोम इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ना कि सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के लिए बल्कि मैकेनिकल वालों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर सिविल का भी कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, मैकेनिकल का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो आपके सोम के टॉपिक्स काफ़ी आते हैं इसमें, यानी सोम का कॉन्सेप्ट इसमें लगता है। कोई भी आप सब्जेक्ट ले लो, चाहे वो थियोरी हो न्यूमेरिकल, इसमें सोम का कॉन्सेप्ट लगता ही है। सो सोम आपको आना चाहिए। सोम के क्वेश्चंस जो है इंटरव्यू में भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। सो इनके क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो बिफोर आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एंड आप अगर इस चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज वेल एज कमेंट बॉक्स में पिन है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पार्ट 1 का जो वीडियो है वो चैनल पर अपलोडेड है, इसी चैनल पे। अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हो, वहाँ पर कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट बताए गए हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सोम पार्ट 1 का वीडियो, वहाँ से आप उसको देख सकते हो। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो आर। सो पहला क्वेश्चन क्या है, लिमिटिंग वैल्यू पूछा गया है किसका, पॉइजन रेशियो का। सो पॉइजन रेशियो का लिमिटिंग वैल्यू क्या है। सो देखो पॉइजन रेशियो की जो वैल्यू होती है वो 0 to 0.5 लाई करती है, ठीक है। पॉइजन रेशियो की वैल्यू क्या है, 0 to 0.5 है। और 0 वैल्यू किसके लिए है एंड 0.5 वैल्यू किसके लिए है, इसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। सो जैसा कि आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है, -1 भी होता है। सो -1 जो होता है वो किसके लिए होता है वो भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ABCD। सो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि पॉइजन रेशियो की जो वैल्यू होती है 0 to 0.5 होती है, ना कि -1 to 0.5। ये वैल्यू भी होती है, लेकिन जनरल जो वैल्यू होती है आपकी 0 to 0.5 होती है। कोई कैंडिडेट्स बोलेंगे कि हाँ उसकी वैल्यू जो होती है 0.1, सॉरी -1 भी होता है। सो यस आई एक्सेप्ट, -1 भी होता है, लेकिन जो जनरल वैल्यू होती है वो आपकी 0 to 0.5 होती है। -1 किस केस में होता है उसके लिए हम बात करेंगे। सर मैं बता दूं, पॉइजन रेशियो का तो वैल्यू हमने जान लिया, पॉइजन रेशियो होता क्या है। सो मैं बता दूं, पॉइजन रेशियो को हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से। और म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो म्यू इज़ द रेशियो ऑफ, यानी पॉइजन रेशियो, इट इज़ द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेन को हम लोग ऐसे एप्सिलॉन ई से लिखते हैं, इसको हम लोग समथिंग, ये इस ई होता है ना, ये ई से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग स्ट्रेन बोलते हैं। स्ट्रेस को आपको पता होगा, ये फॉर्मूला होता है, मतलब ये इसकी डोनेशन, मतलब इससे हम लोग इसको डोनेट करते हैं। एंड ई ये होता है यंग मॉडुलस, ठीक है। सो हम लोग म्यू इक्वल टू क्या होता है, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इट इज़ द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब लैटरल स्ट्रेन क्या होता है, तो देखो ये लेंथ है, ये इसकी मैं आपको लैटरल स्ट्रेन बताना चाह रही हूँ और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है। देखो ये 5 मीटर का एक एक कोई भी आप समझ लो बीम है, ठीक है। और इस पे जब हमने फोर्स लगाया, इस पे जब हम लोग फोर्स लगाया तो क्या हुआ, फोर्स लगाया पी फोर्स हमने लगाया। ये 5 मीटर, मैं फिर से बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। ये एक 5 मीटर का बीम है, जब इसमें हमने फोर्स को अप्लाई किया, ये कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, ये हम लोग टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि व्हेन फोर्स इज अवे फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन दैट इज कॉल्ड टेंसाइल फोर्स। ये हम लोग टेंसाइल, यानी अब खींच रहे हैं ना, इस पर टेंशन दे रहे हैं, तो इसको टेंसाइल फोर्स बोलेंगे। तो देखो जब हमने इस पर क्या किया, फोर्स लगाया, पी फोर्स लगाया, तो इसमें क्या हुआ, जब आपने पी फोर्स लगाया एंड कुछ देर बाद देखते हैं तो ये जो मेंबर है अब ये खिंचकर लंबा हो गया थोड़ा सा, समझ लो अब ये इतना लंबा हो गया है, ठीक है। देखो 5 मीटर से अब ये क्या हो गया, 5.02 मीटर हो गया, सपोज 5.02 मीटर हो गया। तो क्या हुआ, लेंथ में इंक्रीमेंट हो गया ना, लेंथ इसका बढ़ गया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं। सो अलोंग द लेंथ ऑफ द मेंबर, लेंथ में अगर इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, यानी लेंथ अगर बढ़ती है कम होती है तो इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं। इसका लॉन्गिट्यूडनल ही क्यों नाम दिया गया है, तो मैं बता दूं,
कि ये जो फोर्स है ये कौन सा फोर्स है, तो ये जो फोर्स है वो लॉन्गिट्यूडनल फोर्स है। अब लॉन्गिट्यूडनल फोर्स किसको बोलते हैं, सो ये लेंथ, ये एल जो है लेंथ ऑफ द मेंबर है। तो अलोंग द लेंथ ऑफ द मेंबर इफ फोर्स इज अप्लाइड, लेंथ के अलोंग में हम लोग फोर्स को अप्लाइड करते हैं। देखो ये लेंथ है और इसके पैरेलल में हमने फोर्स को अप्लाई किया है। तो अलोंग द लेंथ ऑफ द मेंबर में अगर हम फोर्स को अप्लाई करते हैं तो इसको लॉन्गिट्यूडनल फोर्स बोलते हैं। अब वो अगर स्ट्रेन के टर्म में हम लोग देखें तो इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं। यानी अगर लेंथ के अलोंग में आपका स्ट्रेन बढ़ता है, स्ट्रेन मतलब कुछ उसकी वैल्यू बढ़ती है, तो उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं। अब लैटरल स्ट्रेन क्या होता है, देखो लैटरल स्ट्रेन ये जो वैल्यू था ये वाला, ये जो डेप्थ है, आई होप आपको दिख रहा होगा, ये जो डेप्थ है, ये जो डेप्थ है, मैं इसे थोड़ा हाईलाइट कर दी हूँ, आई होप आपको दिख रहा। ये देखो मैं एरो यहाँ पर बना रही हूँ, मैं इसका कलर चेंज कर रही हूँ। ये जो एरो है, देखो ये जो इसका डेप्थ है, ये सोचो डेप्थ इसका 2 मीटर है, लेकिन हमने जैसे ही इसको फोर्स को अप्लाई किया, देख सकते हो ये लेंथ तो इसकी बढ़ गई, लेंथ जो है बढ़ गई, लेकिन ये जो डेप्थ है इसकी ये कम हो गई, ये कम हो गई। अब ये 2 मीटर से 1.5 मीटर हो गई, 2 मीटर से क्या होगी 1.5 मीटर हो गई। तो इसका क्या हो गया, लेंथ में डिक्रीमेंट हो गया, यानी डेप्थ इसका कम हो गया। तो इसको हम लोग लैटरल स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, जब भी आप क्या करोगे, अगर आप इसका एग्जांपल लेना चाहोगे तो आप क्या करना, कोई भी चीज़ लेना, ठीक है, उसको क्या करना, लेके आप खींचते हो तो देखते हो उसका लेंथ कम हो गया है, लेकिन उसकी जो विड्थ होती है यानी थिकनेस होती है वो कम हो जाती है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट इज़ लैटरल स्ट्रेन एंड व्हाट इज़ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन भी यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है, द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू दी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज नोन एज पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो को हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से। ठीक है, इंजीनियरिंग मटेरियल्स के लिए जो वैल्यू जो होता है पॉइजन रेशियो का, वो 0 to 0.5 होता है। आपको ये वैल्यू याद रहनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनफैक्ट आपको इंटरव्यू में पूछ दिया जाएगा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो। सो जनरल वैल्यू इज 0 to 0.5। अब मटेरियल के बारे में बात करेंगे। सो कॉर्क जो होता है, कॉर्क COR उसकी जो पॉइजन रेशियो होती है 0। कंक्रीट की पॉइजन रेशियो होती है 0.1 to 0.2। एल्यूमिनियम की होती है 0.33। एंड कास्ट आयरन CASTIRON कास्ट आयरन जो होता है उसकी पॉइजन रेशियो क्या होती है 0.2 to 0.3। एंड स्टील में माइल्ड स्टील का बात किया गया है, माइल्ड स्टील, ठीक है, माइल्ड स्टील का बात किया गया है। माइल्ड स्टील का FI क्या होता है, इल्ड स्ट्रेंथ। तो माइल्ड स्टील का इल्ड स्ट्रेंथ जो होता है 250 न्यूटन पर mm², 250 न्यूटन पर mm²। ये मेरे से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था टाटा स्टील में कि व्हाट इज़ दी स्ट्रेंथ ऑफ माइल्ड स्टील। एंड इस माइल्ड स्टील के बारे में काफ़ी कुछ पूछा गया था, लेकिन मैं आपको ये बता दे रही हूँ 250 न्यूटन पर mm²। सो जो परफेक्टली इलास्टिक रबर होता है उसकी जो पॉइजन रेशियो होती है 0.5 होती है। सो आई होप आपको पॉइजन रेशियो का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये सब वैल्यू आप एक बार देख लेना, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट है वो है 0 to 0.5, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको याद करना है, मैंने सारी चीज़ों को मेंशन कर दिया क्योंकि सारे ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे ही क्लास हो जाता है इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको रीड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी प्रूफ रेजिलियंस इज दी एनर्जी स्टोर इन दी बॉडी। सो प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है, रेजिलियंस जो होता है 1/2 डेल्टा, छोड़ो आप ये फार्मूला आपको नहीं समझ में आएगा। प्रूफ रेजिलियंस, सो देखो मैं पहले आपको बताती हूँ रेजिलियंस क्या होता है। रेजिलियंस जो होता है एक एनर्जी होता है, आपको बस एक जानना है कि रेजिलियंस जो होता है एक एनर्जी होता है जो कि बॉडी में स्टोर होता है। अब एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। जब भी आप रेलवे ट्रैक पे जाते होगे, किस पे, रेलवे ट्रैक पे, आप कभी ना कभी स्टेशन पे गए होगे एंड जो रेलवे ट्रैक होता है उस पे क्या होता है, बहुत सारा ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट मतलब क्या होता है, वो जो बड़ा बड़ा पत्थर होता है ना जो ट्रैक पे बिछाया रहता है, गिट्टी हम लोग जिसको बोल सकते हैं बड़ा बड़ा, ठीक है। उसमें क्या, जब देखो कोई भी रेलवे ट्रैक पे कोई भी रेलगाड़ी आती है तो क्या होता है, वो वाइब्रेट करता है। आपने थोड़ा सा फील किया होगा, वो रेलवे ट्रैक जो होता है वाइब्रेट करता है जब उस पर ट्रेन आती है। जो सो वो जो एनर्जी होता है, ये जो बाउल्डर्स होते हैं यानी ब्लास्ट होते हैं, वो उस एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। सो रेजिलियंस क्या है, रेजिलियंस जो होता है एक एनर्जी होता है जो कि बॉडी में
बॉडी में जो एनर्जी होता है स्टोर हो जाता है। तो इसमें पूछा है व्हाट इज़ प्रूफ रेजिलियंस। तो प्रूफ रेजिलियंस इज़ द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर इन द बॉडी। तो प्रूफ रेजिलियंस जो होता है एनर्जी होता है जो कि स्टोर होता है बॉडी में, वो कहाँ तक स्टोर होता है। तो इसमें पूछा गया लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इलास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट या नन ऑफ दीज। तो आपने माइल्ड स्टील का टेंसाइल कर पढ़ा होगा जिसमें आपको बताया गया व्हाट इज़ इलास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, फिर भी मैं एक बार बता दे रही हूँ समथिंग। देखो कुछ ऐसा होता है, माइल्ड स्टील का कर्व कुछ ऐसा होता है ना। ओके, कुछ ऐसा होता है, ठीक है, जिसमें ये जो होता है अपर यील्ड पॉइंट होता है, ये लोअर यील्ड पॉइंट होता है, सी डैश सी। ये जो होता है आपका लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये होता है इलास्टिक लिमिट। ठीक है, तो देखो अब हमने इसमें से यहाँ पर एक ये खींचा, ये एक लाइन खींचा, प्लीज़ इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझना। ये हमने एक लाइन खींचा है, यहाँ से किया हमने एक लाइन को ड्रॉ किया, सही से ड्रॉ कर दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ से हमने एक लाइन को ड्रॉ किया। ठीक है, यहाँ से ये थोड़ा सा लाइन स्ट्रेट है। अब आपको एक ट्रायंगल टाइप का दिख रहा है, ट्रायंगल टाइप का दिख रहा है, ट्रायंगल टाइप का दिख रहा है। ये ए पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ए पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ए पॉइंट है आपका, ये जो बी पॉइंट है। ए पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जहाँ जहाँ पर हुक्स लॉ वैलिड होता है। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में हुक्स लॉ जो होता है वो वैलिड होता है जहाँ पर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसके कहने का मतलब है जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे वैसे स्ट्रेन भी बढ़ेगा। अगर आपकी स्ट्रेस की वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो स्ट्रेन की भी वैल्यू इंक्रीज़ होती है। ठीक है, ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है माइल्ड स्टील के लिए, मैं उसमें आपको बता रही हूँ। तो इसमें आपको पूछा गया स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन दी बॉडी अप टू। तो स्ट्रेन एनर्जी जो बॉडी में स्टोर होता है वो कहाँ तक होता है, तो वो होता है आपका इलास्टिक लिमिट तक। इलास्टिक लिमिट तक बॉडी में स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होता है। ठीक है, ये ऐसा बताया गया है। तो देखो ये आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, तो क्या ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको जैसे पता होगा 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ऐसे लिख सकते हैं ना। ये जो है इधर आपका स्ट्रेस है, इधर स्ट्रेन है, यानी इसको हम लोग पी इंटू डेल्टा भी लिख सकते हैं। पी इंटू, ये थोड़ा सा इसका थियरी पार्ट है, इसमें कुछ एक्सप्लेन वगैरह करना पड़ता है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। प्रूफ रेजिलियंट इज द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर इन द बॉडी अप टू इलास्टिक लिमिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिमिट ऑफ पॉइजन रेशियो इज। सो पॉइजन रेशियो का लिमिट क्या है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन ऊपर में डिस्कस किया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में। सो 4 ऑप्शन दिएगा 0.25, 0.15, 0.50, 0.65। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द रिलेशन बिटवीन, इसमें क्या पूछा गया है, द रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज गिवन एज। तो इसमें आपको फॉर्मूला पूछा गया है, रिलेशन पूछा गया है ई और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बीच में क्या फॉर्मूला है। तो देखो यंग मॉडुलस को हम लोग ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, यंग मॉडुलस को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, और ई का जो फॉर्मूला होता है 2 × 10⁵ माइल्ड स्टील। यंग मॉडुलस फॉर स्टील ई एस के लिए जो वैल्यू होती है 2 × 10⁵ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आप याद रखना। ये डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस फॉर माइल्ड स्टील, तो 2 × 10⁵ एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम लोग जी से डिनोट करते हैं, जी से मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या हम लोग इसको शियर मॉडुलस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का जो रेशियो लाइक रिलेशन होता है वो ई इज इक्वल टू G/1 + μ, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में क्या होता है, जैसे हम लोग होता है ना नेम चेंज कर देते हैं, मे बी आपका नाम कुछ और होगा लेकिन घर पे आपको कुछ और बुलाते होंगे, आपके दोस्त कुछ और बुलाते होंगे। आपका एक नाम आपका फिक्स है जो कि आपके सर्टिफिकेट में है, क्लास में है। ठीक है, और बहुत सारे नाम आपके कुछ फ्रेंड रखते हैं, कुछ मम्मी पापा, सेम थिंग वैसा ही है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम लोग जी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है एग्जामिनर इसका नेम चेंज कर देता है ट्रैप में फंसाने के लिए, ये देखता है वो। तो इसमें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को एन से डिनोट किया गया है, लेकिन जो हम लोग इसका जो जी से हम लोग इसको लिखते हैं, जी जो होता है इसका स्टैंडर्ड लिखने का वे है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू 2G1 + μ, 2G × 1 + μ। ठीक है, 2G
वन प्लस म्यू, ये इसका फॉर रिलेशन होता है, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो ई इज इक्वल टू क्या होता है आपका 2g फिर 1 + म्यू, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? देखो 3n तो होगा नहीं, क्योंकि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को यहाँ पर n लिख दिया है। सो 3g की जगह हम लोग 2g की जगह, सो होना क्या चाहिए, 2g होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लिखा क्या गया है, n लिखा गया है, तो होना क्या चाहिए, 2n होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर 3n है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पर 2n 1 + म्यू है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर 2n है लेकिन 1 - म्यू है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, नहीं गलत होगा, माइनस नहीं होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है 3n 1 - 2 म्यू, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ई इज इक्वल टू 2g 1 + म्यू, या ई इज इक्वल टू आप इसको 2n 1 + म्यू, ठीक है। अब जी को हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को जी से डिनोट करते हैं, जी से लिखते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। सो ई इज इक्वल टू 2g 1 + म्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, the property of material by which it can be drawn into smaller section by the application of tensile is called। देखो इसमें क्या पूछा है, ऐसी प्रॉपर्टी, मटेरियल की प्रॉपर्टी के बारे में पूछा गया है। द मटेरियल ऑफ द प्रॉपर्टी, दी ऐसी मटेरियल की प्रॉपर्टी जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ड्रॉ कर सकते हैं स्मॉलर सेक्शन में। मान लो ये कोई ऐसा मटेरियल है, ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ टेंशन। अब हम लोग क्या किए, टेंसाइल फोर्स जब हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी है मटेरियल की जिसको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी सेक्शन में। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका ऑप्शन जो होगा डक्टिलिटी। डक्टिलिटी में क्या होता है, डक्टाइल मटेरियल क्या होता है, इसको आप खींचोगे तो वो लंबा होते जाएगा, जैसे जैसे आप फोर्स को अप्लाई करते हो क्या होता है, वो लंबा होते जाता है। सो इसको हम लोग डक्टिलिटी बोलते हैं, ठीक है। प्लास्टिसिटी क्या होता है, जब हम लोग किसी पे लोड अप्लाई करेंगे तो अपनी प्लास्टिसिटी को लूज़ कर देता है, यानी इलास्टिसिटी को लूज़ कर देता है, उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। इलास्टिसिटी पर आपको, इलास्टिसिटी क्या होती है, जब हम किसी भी मटेरियल पे लोड को अप्लाई करेंगे, फोर्स को अप्लाई करते हैं एंड ये फोर्स को रिमूव करते हैं, तो अपनी शेप को रिगेन कर लेता है, ठीक है। मैलिबिलिटी, मैलिबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग एक थिन वायर में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो देखो यहाँ पर प्लास्टिसिटी के बारे में मैंने मेंशन कर दिया है, प्लास्टिसिटी क्या होता है, डक्टिलिटी क्या होता है। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच अ मटेरियल कैन बी ड्रॉ आउट इन टेंशन बिफोर इट फ्रैक्चर, ठीक है। डक्टिलिटी मेजरमेंट कैन बी डन बाय यूजिंग टेंशन टेस्ट। इलास्टिसिटी के बारे में बता दिया गया है, ये अपनी शेप को रिगेन कर लेता है। मैं इलास्टिसिटी का अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताती हूँ। एक आपके पास मे बी स्पॉन्जी तकिया होगा, तकिया यानी पिल्लो होगा, ठीक है। आप पिल्लो पे अपना सर रखते हो तो क्या होता है, वो एकदम दब जाता है, ठीक है। पिल्लो की बात कर रही हूँ मैं, तकिए की। आप उस पर अपना सर रखते हो तो क्या होता है, वो एकदम अपने डिफॉर्म कर जाता है, यानी वो एकदम नीचे चला जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही अपना आप उस तकिए से अपना सर हटाते हो तो क्या करता है, वो अपनी शेप को फिर से रिगेन कर लेता है, मतलब वो जैसा था फिर से वैसा हो जाता है। तो इसी को हम लोग आप इलास्टिसिटी से मेज़र कर सकते हो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि हाँ पिल्लो इज़ दी प्रॉपर इलास्टिक मटेरियल है, मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा रही हूँ बस। क्योंकि मैं बहुत सारे एग्जांपल देती हूँ आपको समझाने के लिए, लेकिन उसका लोग डिसएडवांटेज निकालते हैं, उसका मेरिट नहीं देखते हैं, ओनली डिमेरिट देखते हैं। तो आप ये मत रिलेट करना कि हाँ तकिया जो है एक इलास्टिक मटेरियल है, बस मैं समझाने की कोशिश कर रही थी कि व्हाट इज़ इलास्टिक मटेरियल, ठीक है। यहाँ पर मैलिबिलिटी के बारे में बता दिया गया है, आप इसको पढ़ लेना। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज एवरी मटेरियल ओबेज हुक्स लॉ। देखो सारा मटेरियल जो होता है वो हुक्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, एवरी मटेरियल्स ओबे हुक्स लॉ विद इन दी। सारा जो मटेरियल होता है, जितना भी मटेरियल होता है इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग की बात कर रही हूँ मैं, आप इंजीनियरिंग टर्म से रिलेट करना, जितना भी मटेरियल होता है इंजीनियरिंग में वो हुक्स लॉ को फॉलो करता है। तो किस में फॉलो करता है, तो आपको जैसे पता होगा टेंसाइल कर्व आपने पढ़ा होगा माइल्ड स्टील का, तो हुक्स लॉ जो वैलिड होता है, इस टाइप का जो कर्व बनता है, इसमें हुक्स लॉ जो वैलिड होता है वो प्रपोजनल लिमिट तक होता है। अब इसमें मैं बताती हूँ आपको पॉइंट के, देखो ये जो पॉइंट होता है ये ए पॉइंट होता है, ये जो होता है बी पॉइंट होता है, ये बी, ये सी डैश है, ये आपका सी हो गया, ठीक है। यहाँ पर डी ई एफ होता है, ये सब आप छोड़ दो, ठीक है। तो मैं आपको समझा रही हूँ, हुक्स लॉ जो वैलिड होता है अप टू प्रोपोजनल लिमिट, यानी यहाँ तक हुक्स लॉ वैलिड होता है अप टू प्रोपोजनल लिमिट, ठीक है। यहाँ पर जो होता है स्ट्रेस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोजनल टू स्ट्रेन।
और जब इस प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं, हटाते हैं, एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग ई बोलते हैं, ठीक है, ई बोलते हैं। तो हुक्स लॉ ओबेस, तो जितना भी मटेरियल देखोगे, मटेरियल जितना भी हम लोग सो में एक एजम्पशन है, सो में एजम्पशन है कि हम लोग सारे मटेरियल में हुक्स लॉ होता है विद इन इलास्टिक प्रोपोर्शनल लिमिट, मतलब एजम्पशन हम लोग मानते हैं कि जितना भी मटेरियल है वो इलास्टिक होना चाहिए और होमोजीनियस होना चाहिए, ये एजम्पशन माना गया है। तो हुक्स लॉ जो फॉलो करता है वो इलास्टिक लिमिट तक ही वो फॉलो करता है, प्लास्टिक लिमिट नहीं होगा, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी टर्म। सो माई आंसर, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हुक्स लॉ जो होता है ओबे करता है, वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक ही ओबे करता है, ठीक है। अगर आप लिमिट ऑफ वैलिड प्रोपोर्शनैलिटी से आप इलास्टिक लिमिट तक चले जाओगे तो हुक्स लॉ वहाँ पर वैलिड नहीं होता है। हुक्स लॉ इज़ वैलिड अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सो डक्टिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम, इसमें पूछा गया है डक्टिलिटी किसकी ज़्यादा है। डक्टिलिटी मतलब जैसे आप फोर्स लगाओगे तो वो टूटने से पहले बहुत ज़्यादा डिफॉर्म करेगा। देखो जैसे मैं ये आपको एग्जांपल देती हूँ, ये एक मटेरियल है, यहाँ इतना लंबा मटेरियल है, इतना लंबा है, ये सोच लो 6 मीटर का है। कितने मीटर का है? 6 मीटर का है। डक्टिलिटी मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये 6 मीटर का मटेरियल है, हमने इसमें फोर्स अप्लाई किया, मतलब इसको दोनों तरफ से हम लोग खींच रहे हैं, ठीक है, दोनों तरफ से आप इसको खींच रहे हो, इतना आपने खींचा, इतना आपने खींचा, खींच के पता है इतना लंबा हो गया, इतना लंबा हो गया, लेकिन अभी भी ये टूटा नहीं। सोचो ये 6 मीटर का मटेरियल खींच के इतना लंबा हो गया, लेकिन फिर भी ये भी टूटा नहीं। सो ये डक्टाइल मटेरियल है, क्योंकि ये टूटने से पहले इंडिकेशन दे रहा है। देखो टूटने से पहले ये धीरे 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 लंबा होगा, लंबा होगा, लंबा होगा ऐसे, और फिर ये टूट जाएगा बीच में कहीं, फिर इसमें फ्रैक्चर पॉइंट आ जाएगा। तो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ बस। सो डक्टिलिटीज में सबसे ज़्यादा किस में होती है? 4 ऑप्शन दिए गए, मार्ल स्टील, रॉट आयरन, पिग आयरन, कास्ट आयरन। सो पिग आयरन, सो आपको पता होगा रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि पिग आयरन जो होता है पत्थर टाइप से होता है। व्हाट इज़ रॉट आयरन? तो देखो मैं कर्व से बताने की कोशिश करती हूँ। डक्टिलिटी रॉट आयरन, ये आपका रॉट आयरन हो गया, ठीक है। माइल्ड स्टील के बारे में बात करें तो इसका कर्व कुछ इस टाइप से बनता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या था हमारा? कास्ट आयरन, ठीक है। कास्ट आयरन की जो बनती है फिगर कुछ इस टाइप से बनती है कास्ट आयरन की। सो आप बता, ये हमारा डक्टिलिटी यानी स्ट्रेन है, ये स्ट्रेस है। देखो तो सबसे ज़्यादा ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा है रॉट आयरन, रॉट आयरन, ये कास्ट हो गया, ये माइल्ड स्टील हो गया। तो देखो जैसा कि आप देख सकते हो कास्ट आयरन का डिफॉर्मेशन कितना ज़्यादा है, ये डक्टिलिटी इसकी कितनी ज़्यादा है। और हम लोग माइल्ड स्टील के देखें तो माइल्ड स्टील का जो डक्टिलिटी है इतना तक ही है, लेकिन रॉट आयरन इतना है। इसका डक्टिलिटी यानी इसकी स्ट्रेन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्ट्रेस ये ज़्यादा नहीं ले पाता है। देखो इतना तक ही स्ट्रेस ले रहा है, यहाँ तक। सो इसमें इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। सो जैसा कि मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताई थी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, ई स्टील क्या होता है? 2 × 10⁵, यानी यंग मॉडुलस फॉर स्टील इज इक्वल टू 2 × 10⁵। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो आज के लिए इतना ही। एंड जितने भी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, 30-40 क्वेश्चन है इस पीडीएफ में। सो बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइमिंग हो गया है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर मुझे डीएम कर सकते हैं। एंड आपको वीडियो अच्छी लगी हो और भी आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।